नमो नमः मास्टर्स और स्वागत है आपका पीएमसी हरियाणवी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वनस्पति विज्ञान की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं क्वांटम लाइफ की। और आज हम आपके समक्ष एपिसोड 11 यानी 11वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी एवं डॉक्टर संगीता नेहरा मैम के आशीर्वाद के साथ हम आप सभी के सामने इस श्रृंखला को लाने में सक्षम हुए हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2021 से इस श्रृंखला की शुरुआत हुई है और इस श्रृंखला में हमारी पूर्णतः कोशिश है कि आपको आयुर्वेद, क्वांटम और पिरामिड के जो फायदे हैं और उनसे जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाने का एक रास्ता है वो सहज हो सके, वो अच्छे से पता चल सके। तो जैसे कि अब जानते ही हैं कि इसके 3 पहलू हैं। तो क्वांटम लाइफ है क्या? क्वांटम लाइफ पूर्णतः चिंता के साथ जी जाती है और पूर्णतः जागरूक हमें होना है। हम इस दुनिया में हैं, लेकिन अगर हम जागरूक नहीं है अपने प्रति या अपने आसपास के लोगों के प्रति या आसपास के पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो उस जीवन का क्या फायदा। तो ये जो क्वांटम लाइफ है ये हमें जागरूक रहना सिखाती है, अपने प्रति भी और हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं, जो प्रकृति है उसके प्रति भी। तो आज का जो एपिसोड है हम शुरुआत करेंगे आयुर्वेद से। और आयुर्वेद में जो रसायन का महत्व है उसको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर इशिता चुग से, वो प्लीज आए और हमें बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक रसायन का वर्णन करके बताएं। नमस्कार, मैं इशिता चुग बीएमएस चतुर्थ वर्ष की छात्रा क्वांटम लाइफ श्रृंखला के आज के खंड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रसायन पर ही विस्तृत चर्चा करते हुए जानेंगे कि आचार्यों ने रसायन को किस प्रकार विभाजित किया है एवं उनका मॉडर्न कोरिलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम उपयोगिता के आधार पर और स्कोप के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो ये 3 में डिवाइड होगा: काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन, अजस्त्रिक रसायन। जो काम्य रसायन है वो फिर से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है: प्राण काम्य, मेध्य काम्य, श्री काम्य। प्राण काम्य का अर्थ है प्रोलॉन्ग एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब लंबी आयु के लिए, लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं प्राण काम्य। मेधा काम्य, बेहतर बौद्धिक संकेयों के लिए जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है मेधा काम्य। और तीसरा है श्री काम्य, श्रेष्ठ काया पाने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं श्री काम्य। इसी के साथ नैमित्तिक रसायन। नैमित्तिक रसायन से तात्पर्य है रोग के अनुसार उपाय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त के लिए हमें चाहिए, जो हमारे रोग है उनके शमन के लिए हमें जो रसायन चाहिए, जैसे भल्लातक, तुवरक आदि। तीसरा था अजस्त्रिक रसायन। अजस्त्रिक रसायन है स्वास्थ्य को बढ़ाने लिए जो हम रोज जिनका सेवन करके पोषण प्राप्त करते हैं आहार के एक हिस्से के रूप में, उन्हें कहा जाता है अजस्त्रिक रसायन, जैसे दूध, घी, शहद आदि। इसी के साथ आचार्य चरक ने प्रशासन की विधि के आधार पर, अर्थात कि ड्रग्स को कैसे लेना है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की विधा के आधार पर रसायन 2 प्रकार में वर्णित है। नंबर 1 वातातपिक और दूसरा है कुटी प्रावेशिका। तो वातातपिक के बारे में अगर हम देखें तो वातातपिक रसायन आम नागरिकों को दिया जाता है जो कुटी प्रावेशिका की सीमा को नहीं कर सकते। ये आसान है। इस रसायन के प्रयोग के अंदर कुटी प्रावेशिका में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लागू नहीं होते। अगर हम बात करें कुटी प्रावेशिका रसायन की, तो कुटी प्रावेशिका रसायन का एक प्रबंधक है कि रोगी को धूप, हवा आदि से कार्य करने की मनाही है।
कुटी प्रावेशिका प्रकार के रसायन का प्रयोग राजा, द्विज, चिकित्सक और मेधावी लोगों के लिए किया जाता था। एक कैबिन का निर्माण किया जाता था और कैबिन को पूर्वी या उत्तरी तरीके से बनाया जाता था। झोपड़ी में केंद्रित मंडलों में 3 कक्ष हैं जहां सभी उपकरण मौजूद हैं। दीवार अच्छी मिट्टी और मोटी मिट्टी से बनी है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ साथ छोटी खिड़कियां रखने में सक्षम है। यह सभी मौसमों में भारी हवा से रहित होना चाहिए। पवन पूर्व से ही प्रवेश करनी चाहिए। गेट को शमी, बिल्व या शीरी वृक्ष की लकड़ियों से तैयार किया जाना चाहिए और एक अरुचिकर पदार्थ अर्थात हवा, धूल, मिट्टी, धुआं, नमी, मच्छर, सर्प, जंगली जानवर, बच्चे, महिलाएं, दास और निम्न जातियों के पुरुष से मुक्त होना चाहिए और जो सभी उपकरण हैं वो अच्छे और सामान्य चिकित्सक और अनुयायी वहाँ उपलब्ध होने चाहिए। सबसे पहले स्वयं को शोधन ड्रग्स के द्वारा शोधन कर शुद्ध करना चाहिए और आवश्यक शरीर और मानसिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, जिसके बाद उन्हें कुटी में प्रवेश करना चाहिए और रसायन औषधियों का सेवन करना चाहिए। रोगी को पूरे चरण रसायन के लिए कुटी के भीतर रहना पड़ता है। यह रसायन वातातपिक रसायन की तुलना में कुटी प्रवेशिका का रसायन बेहतर है। इन दो के अलावा एक द्रोणी प्रावेशिका रसायन का भी वर्णन आचार्य चरक ने किया है। आचार्य चरक ने रसायन चिकित्सा के लिए एक अन्य विशेष प्रकार की विधि का उल्लेख किया है जो है द्रोणी विधि। इसमें एक द्रोणी तैयार की जाती है जिसमें पलाश की लकड़ी को घी में भिगोकर तैयार किया जाता है। किसी भी एक ड्रग का जूस लेने के बाद, जैसे ब्रह्म रसायन, सुअरचला, आदित्य, पर्णी, सोमा, पद्म, इन व्यक्तियों को द्रोण में अपना सारे कपड़े हटाकर लेटना चाहिए। वह द्रोण के अंदर 6 महीने तक रहेगा। इस प्रक्रिया में वह युवावस्था, अच्छी आवाज़ के साथ शरीर के अच्छा आकार, ताकत और प्राकृतिक शक्ति को प्राप्त करेगा। इन संपत्ति के साथ वह 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है किसी बीमारी के अभाव में। ये सभी जो रसायन है ये आचार्यों के समय में प्रयुक्त किए जा सकते थे, परंतु अगर हम आज के समय के विषय में बात करें तो इन रसायनों का प्रयोग करना नामुमकिन सा ही है। कोई बहुत कम मनुष्य है जो इस सभी चीज़ों का पालन कर सकेगा और इन सब के रसायन का लाभ ले पाएगा, लेकिन अधिकतर मनुष्य इस प्रकार की विधि से लाभ नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए है दूसरी क्लासिफिकेशन जो मैं अभी आपको वर्णित करूँगी। रसायन का वह व्यक्ति प्रभाव पाते हैं जो व्यक्ति कायाकल्प प्रभाव करते हैं, जो सत्य और क्रोध से मुक्त हैं, शराब आदि व्यसनों से रहित हैं, लड़ाई या थकावट में शामिल नहीं होते, अपनी भाषा पर अहिंसक और सुखद जाप और स्वच्छता करते हैं, धीर, अक्सर दान और तप करने वाले, बार बार देवता, गायें, ब्राह्मण, शिक्षक, उपदेशक, वृद्धों को प्रार्थना करते हैं, सहानुभूति, समय से पूरी तरह मुक्त, जागने और सोने के लिए नियमित रूप से दूध, घी प्राप्त करते हैं, राष्ट्र और समय के साथ जागरूक होते हैं, तर्क संगता के ज्ञान में विशेषज्ञ, आत्म छवि से मुक्त, अच्छा व्यवहार करते हैं, संकीर्ण विचार नहीं रखते, धार्मिक जानकारी रखते हैं और उनसे प्यार करते हैं, शानदार भाव रखते हैं, वरिष्ठों के लिए सम्मान है, भगवान का अस्तित्व और वेदों की वैधता, आत्म नियंत्रण और आमतौर पर शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने आचार के द्वारा ही रसायन के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी में दूसरा है आजस्त्रिक रसायन। वह रसायन जो हम अपने खाने के साथ, खाने पीने में, हम अपने डेली रूटीन में हम शामिल करके एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है, उसे आजस्त्रिक रसायन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे दूध, घी, शहद, आमलकी आदि। अब अगर हम बात करें औषधि रसायन के लिए तो स्पेसिफिक एक्शन दिखाने वाली ड्रग्स हमें मिलती हैं, जैसे आँखों पर त्रिफला का प्रभाव, हृदय पर अर्जुन और गुग्गुलू का प्रभाव, रस धातु पे शतावरी, दूध, द्राक्षा का प्रभाव, रक्त धातु के लिए लौ और आमलकी श्रेष्ठ हैं, मांस धातु के लिए बला और अश्वगंधा,
उधर मेर धातु के लिए शिलाजीत और गुगलू, अस्थि धातु के लिए लाक्षा और वंशलोचन, मज्जा धातु के लिए शंख पुष्पी ब्राह्मी, शुक्र धातु के लिए कपिकच्छु। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए हम जानेंगे कि रसायन किस एज के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है और उसके लिए कौन सी ड्रग्स सूटेबल हैं। तो उससे पहले हम ज़रा यह देख लेते हैं कि रसायन थेरेपी के लिए हमारा टाइमिंग का क्या वर्णन है। वैसे तो शास्त्रों में एज सच कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है कि किस टाइम रसायन लेना है। अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है रसायन थेरेपी के लिए। आचार्य सुश्रुत और अरुण दत्त ने कहा है कि रसायन सेवन की परफेक्ट एज है पूर्व वय या मध्य वय। पूर्व वय है 16 से 30 वर्ष तक की आयु और मध्य वय है 30 से 70 वर्ष की आयु। पूर्व वय उस पीरियड को कहेंगे जहाँ पे एक व्यक्ति की ग्रोथ, मतलब जिसमें उसकी ग्रोथ होगी, उस टाइम अगर हम रसायन देंगे तो वो एक बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट देगी और अब बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ में सहायता करेगी, जिससे उसके जो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से परिपक्वता को प्राप्त होते हुए बनेंगे। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि रसायन ड्रग्स को मिडल एज में, मतलब मध्य वय में 30 से 70 वर्ष की आयु में भी लेना चाहिए। 40 की उम्र के बाद जो हमारी धातुओं हैं उसमें डिक्रीज़, मतलब उनकी जो शक्ति है वह कम होनी शुरू हो जाती है, तो उस समय रसायन का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि वह धातु की जो डिप्लीमेंट है उसको कंट्रोल करके धातुओं को इम्प्रूव कर सके। इस समय जो हम रसायन का सेवन करेंगे तो जो उससे टिश्यू रिडक्शन है और जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे। और आचार्य शालंगधर ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि हमें 30 से 70 वर्ष की आयु में रसायन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब अगर हम एक एक एज वाइज क्लासिफाई करें तो एज ग्रुप जो है 1 से 10 वर्ष का, उसमें हमें बल चाहिए होता है। उस समय स्पेसिफिक बल्ले ड्रग्स हैं वो हमें ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो लेनी चाहिए। उनके लिए वचा और काश्मीरी श्रेष्ठ चॉइस रहेंगी। उसके बाद 11 से 20 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। जो बालक है वो वृद्धि को प्राप्त करता है, तो उस समय अश्वगंधा और बला श्रेष्ठ इफेक्ट दिखाएंगी। 21 से 30 जो हम लोगों की एज है, हम सभी ब्यूटी कॉन्शियस है, हमें अपनी छवि जो है वो बहुत निर्मल और पवित्र चाहिए, जिससे हम आंतरिक और बाहरी दोनों सुंदरता को प्राप्त कर सके, तो उसके लिए आंवला की सर्वश्रेष्ठ है। 31 से 40 इसमें जो है हम भूलने लगते हैं और हमें मेधा की सख्त आवश्यकता होती है, तो उसमें शंख पुष्पी कमाल का इफेक्ट दिखाएगी। इसके साथ साथ जो मेध्य रसायन है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। 41 से 50 वर्ष इस समय सबको झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, सब अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखने लग जाते हैं, तो उसके लिए भृंगराज श्रेष्ठ है। 51 से 60 वर्ष की आयु में दृष्टिनाश, विजन लॉस होना शुरू हो जाता है और इसी समय सबको कैटरैक्ट की दिक्कत, या जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं आंखें बनवाई हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि दृष्टिगत विकार होने लग जाते हैं। उसके रोकथाम के लिए हम चक्षुष्य ड्रग्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम एक योग की बात करें तो सप्तामृत लो इसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 61 to 70 की एज में शुक्र क्षय होना आरंभ हो जाता है, जिसके लिए कपिकच्छु और अश्वगंधा श्रेष्ठ ड्रग्स रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आचार्यों ने 70 वर्ष तक की आयु के लिए रसायन सेवन प्रयुक्त कहा है। 71 to 80 में हमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। 81 to 90 में हम बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। इस एज में आकर रसायन थेरेपी कुछ अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाती, तो हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए पहले ही रसायन का सेवन करना चाहिए ताकि बाद में हमें दिक्कत ही ना आए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि हम मॉडर्न के साथ वो कैसे रसायन को रिलेट कर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसी में आगे बढ़ते हुए रसायन और फ्री रेडिकल्स का आपस में क्या संबंध है, वो किस तरह से काम करते हैं, उस पे बात करेंगे।
तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है। फ्री रेडिकल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं और उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बॉडी से बाहर ना निकालें तो इनके अंदर इतनी सक्षमता होती है कि वह बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करें और प्री मैच्योर लॉस को कॉज करें। जैसे जैसे हमारी बॉडी की एज बढ़ेगी तो हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे और एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स जैसे सिगरेट का स्मोक, सनलाइट का ज़्यादा एक्सपोजर, स्मोक, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब हमारे साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है वो सब भी बढ़ता रहता है। अगर ये सब होगा तो फ्री रेडिकल्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और अगर इनका एक्सक्रीशन ना हुआ तो फिर वो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने पहले बताया, कि प्री मैच्योर लॉस को कॉज करेंगे। तो उसी के साथ साथ क्या होगा, हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो फिर जो बॉडी का नेचुरल रिपेयरिंग का मैकेनिज्म है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी बॉडी पे हावी हो जाएंगे। तो अब रसायन क्या करता है? रसायन इनकी सफाई करता है। जैसे हमारे घर में हम झाड़ू पोछा करके सफाई करते हैं, उसी तरह से बॉडी में रसायन सफाई का काम करते हैं और जितने भी ये फ्री रेडिकल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। उन्हें बाहर निकाल कर पहले तो क्या करेंगे, बाहर निकाल कर प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को जो प्री मैच्योर लॉस हो रहा है उससे, और जो लॉस ऑलरेडी हो चुका है उसको क्योर करेंगे। अगला है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह रसायन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस है जो बॉडी में बहुत कम कंसंट्रेशन में रहकर भी फ्री रेडिकल्स का जो काम मैंने अभी आपको बताया, फ्री रेडिकल्स के काम को सबसाइज करेंगे, मतलब फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होने ही नहीं देंगे। और जितने भी रसायन ड्रग्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो विटामिन सी श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट है और जो रसायन है आम्लकी सर्वश्रेष्ठ है विटामिन सी में। टोकोफिरोल, रेटिनॉल, लाइकोपीन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो रसायन ड्रग्स में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो रसायन हैं वो स्पेसिफिक काम करते हैं जिससे ब्रेन और स्किन की हेल्थ मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेटिव एक्शन, कि बॉडी में जो भी घातक प्रभाव हुए हैं उनको कैसे रीजनरेट करेंगे, जो हमारी सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको कैसे रीजनरेट करेंगे। तो जो रसायन है उसके अंदर इतनी सक्षमता होती है कि जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में हुए हैं उन्हें फिर से रिस्टोर करें और फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालें। जैसे कि आम्लकी, अश्वगंधा, शिलाजीत, इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये बॉडी सेल्स के जो डैमेज हैं उनको रीजनरेट करके टिश्यूज़ की हेल्दी लाइफ स्पैन को बरकरार रखे। अगला आता है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शंस। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन से हम समझते हैं कि जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको हर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे मॉड्यूलेट करेगा, कि हमारे जो भी सिचुएशन आई है उस अकॉर्डिंग हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे मॉड्यूलेट करेगा। तो जो रसायन है उसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी पोटेंशियल्स हैं और ये रिसर्च हुई है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो रसायन ड्रग्स हैं वो इम्यून फिनोमिना को मॉड्यूलेट करते हैं, जिससे उसकी एक इम्यूनोलॉजिकल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो हमें मिलता है। जिससे क्या होगा, हमें सिर्फ एक एडिक्वेट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, जबकि ये ऑटो इम्यून को भी अवॉइड करेगा। जो आजकल ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उसमें भी रसायन का एक बहुत अच्छा रोल रहता है। ऐसी रिसर्च ने साबित किया है, कोई कही सुनी बात नहीं है, रिसर्च ने ये साबित किया है। अब अगर हम बात करें मेध्य रसायन की, तो क्या है ये मेध्य रसायन? मेध्य रसायन वो ड्रग्स हैं जिन्हें जाना जाता है मेडिसिनल न्यूरोन्यूट्रिएंट्स के नाम से, जो मेमोरी, इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हैं और मेंटल एजिंग को कम करते हैं। मेंटल एजिंग के रोकथाम के लिए प्रयुक्त होती हैं जो ड्रग्स, और उनमें से प्रोमिनेंट मेध्य रसायन है ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, अश्वगंधा, ज्योतिषमती। उन्हीं के साथ साथ आचार्य चरक ने
चिकित्सा स्थान में 4 ड्रग्स का वर्णन किया है, जो है मंडूकपर्णी, यष्टिमधु, गुडुचि और शंखपुष्पी। और आचार्य चरक ने इनका सेवन किस प्रकार करना है उनका भी वर्णन किया है। जो पहली ड्रग है मंडूकपर्णी, उसको स्वरस फॉर्म में लेना है। जो दूसरी है यष्टिमधु, यष्टिमधु का चूर्ण को दूग्ध के साथ सेवन करना है। तीसरा है गुडुचि, जो गुडुचि के फूल और उसकी जो मूल है उनके जूस का सेवन करना है। और जो शंख पुष्पी है उसको कल्क फॉर्म में, एक चटनी के फॉर्म में बना के उसका सेवन करना है। ये जो ड्रग्स हैं ये लाइफ की ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाती है, डिजीजेस का रोकथाम करती है और अग्नि, वर्ण और स्वर को बढ़ाती है। इन सब में से शंख पुष्पी को बेस्ट माना गया है। जो हमने बात करी रीजुविनेटिंग ड्रग्स, फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स, एंटीऑक्सीडेंट, रीजनरेटिव एक्शन, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन, तो उसके हम अब जो एविडेंस बेस्ड एग्जांपल्स लें, मतलब जो रिसर्च ने प्रूफ किया है, तो जो आंवला है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, उसको एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में देखा जाता है। हरितकी, टर्मिनेलिया चेबुला को एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में लिया जाता है। अश्वगंधा, विदेनिया सोमिनिफेरा, उसकी जो रूट है उसको एडेप्टोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लिया जाता है। चौथा है गुडुचि, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो गुडुचि का सत्व है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, इसकी जो छाल है वो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया और एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। शिलाजीत, एंटी डायबिटिक और एनाबॉलिक रिएक्शन शो करेगी। भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, इसके जो बीज हैं वो एंटी कैंसर काम करेंगे। मंडूकपर्णी, शंटेला एशियाटिका, ये मेमोरी बूस्टर या मेध्य रसायन है। च्यवनप्राश, जो एनाबॉलिक, एंटी एजिंग, इम्यूनो बूस्टिंग इफेक्ट दिखाता है। ब्रह्म रसायन, एंटी एजिंग, एनाबॉलिक और इम्यूनिटी एनहेंसिंग इफेक्ट दिखाता है। पीपली, पाइपरलॉन्गम, जो क्षयज व्याधियाँ होती हैं उसमें इफेक्ट दिखाता है। अगर हम रसायन ड्रग्स को स्पेसिफिक धातु या टिश्यू लेवल पे देखें तो रस धातु पे खरजूर, द्राक्षा, काश्मरी ये उत्तम इफेक्ट दिखाएंगी। रस के बाद रक्त पर लौह, आम्लकी, भृंगराज, प्लांडु का इफेक्ट सबसे अच्छा देखा जाता है। अगर आप मांस को बढ़ाना चाहते हैं तो बला, नागबला, अश्वगंधा, शालपर्णी और जटामांसी का प्रयोग कर सकते हैं। मेद धातु के लिए गुग्गुलू, शिलाजीत, अमृता, हरितकी का प्रयोग श्रेष्ठ है। अस्थि धातु के मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के लिए लाक्षा, वंशलोचन, शुक्ति, शंख का प्रयोग कर सकते हैं। मज्जा धातु के लिए लौह, वसा, मज्जा का प्रयोग किया जा सकता है। शुक्र क्षयज व्याधि हो या शुक्रज कोई भी व्याधि हो उसके अंदर कपिकच्छु, अश्वगंधा और शतावरी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। धातु लेवल पे तो बात कर ली, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रकृति रूप में बात करें तो सबसे पहले जैसे हम प्रकृति को 2 भागों में विभाजित करते हैं, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। जो 2 देह प्रकृति है अगर हम उसको ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई करें तो वातज, पित्तज और कफज, ये 3 प्रकृति हुई। तो वात प्रकृति वालों के लिए बला, नागबला, घृत यह श्रेष्ठ रहेंगे। पित्त प्रकृति वालों के लिए आम्लकी और शतावरी, और वहीं कफ प्रकृति वालों के लिए भल्लातक, गुग्गुलू, पीपली और वचा। देह प्रकृति के साथ साथ जो मानस प्रकृति है उसकी मेंटेनेंस के लिए अश्वगंधा, शंखपुष्पी और जो भी मेध्य ड्रग्स मैंने पहले वर्णित किए हैं उनका प्रयोग श्रेष्ठ रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशंस आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशंस में हम एकल औषध का प्रयोग के विषय में चर्चा करेंगे। और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सहपाठी मोनिका घनघस को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वह आकर आप सभी को क्वांटम के बारे में जानकारी दें। मोनिका। नमस्कार सभी को। आज हम क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस की श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए उसी जो हमने 7 प्रैक्टिसेस लास्ट सेशन में भी उनके इंट्रोडक्शन और हल्का सा उनके नाम के बारे में जानकारी हासिल की थी, और इस बार हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी अधूरी रह गई थी प्रैक्टिसेस उनको ही आगे बढ़ाते हुए लास्ट में जो हमारी मेडिटेशन और जो हमारी धर्मा
धर्म के अनुरूप जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हम जिज्ञासा है, या हम जो कुछ भी पा सकते हैं अलग अलग एक ही चीज़ को अलग अलग रूपों में देखकर, उसी के बारे में आज हम उसको पूर्णतः जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो जो स्लाइड थी, 8 स्लाइडें हो चुकी थी, आज 9th स्लाइड से स्टार्ट कर। क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस, जो 7 प्रैक्टिसेस ये हमने पढ़ी थी, उसमें से आज हम 9th स्लाइड पर हैं। उससे पहले हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, कि जो 7 प्रैक्टिसेस हैं, जो 7 प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में पहले हम एक दोबारा रिकॉल टाइप कर लेते हैं कि क्या कुछ था उन्होंने। तो पहली थी इंटेंशन सेटिंग, कि कुछ भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमारा भाव, हमारा मन में क्या इच्छा जागृत हुई जो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो इंटेंशन सेटिंग के बारे में जब हमने जाना था कि कैसे हमें अपनी ईगो को दूर रख के और 4 स्टेजेस में इसको फॉलो करना चाहिए था। फिर उसके बाद था प्रैक्टिसेस फॉर स्लोइंग डाउन, कि कैसे हम हमारे मन को स्थिर करना है, उसको जो हमारी बॉडीली जो ऑर्गन्स हैं, जितने वर्किंग ऑर्गन्स हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स करना है, तो उसके बारे में जानना था। फिर जो नेक्स्ट थी, थर्ड थी, वो थी द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन अवेयरनेस मेडिटेशन, कि कैसे बिल्कुल कंसंट्रेटिव, जो बिल्कुल एक जगह पे ही ध्यान केंद्रित करके जब हम ध्यान लगाते हैं और जब हमारा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित रहता है, तो वो कंसंट्रेटिव मेडिटेशन में था। तो नेक्स्ट थी द प्रैक्टिस ऑफ डू मीन्स, कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे हम जाप कर रहे थे और जहाँ पे हम वो अल्टीमेट आनंद की स्टेज है उसको प्राप्त करने पे के पास थे। तो अब द प्रैक्टिस ऑफ इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग। तो आज जो हमारी पहली प्रैक्टिस है जिसको हम जानेंगे, वो प्रैक्टिस है द प्रैक्टिस ऑफ इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग। जब हम कुछ भी इस संसार में देखते हैं, तो हम उसका एक जो एक्सटर्नल जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारे ब्रेन वैसा ही चित्र बना लेता है। जो बाहर हम देखते हैं वैसा ही हमारा चित्र हमारे मन में बन जाता है, और वैसे ही हम उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। उस जो चित्र, जिस चीज़ का वो चित्र बना, उसका अर्थ खोजने की कोशिश कर लेते हैं। तो जब हम इसी को हम बोलते हैं कि इमेजिनेशन, कि हम जो कल्पना कर रहे हैं, कि वो कल्पना कैसी है, हमने बाहर कुछ देखा, उसकी इमेज हमारे ब्रेन में बनी, तो वो एक कल्पना के रूप में बनी कि हम कैसे उसको समझ पा रहे हैं विद द मेंटल स्टेट एंड फाइंड द विजुअलाइजेशन, की वो हमने पहले कहीं देखी होगी तो हम उससे कोरिलेट करेंगे, और अगर नहीं देखी होगी तो वो हमारे लिए एक नया रूप होगा या नई चीज़ होगी जिसको हम समझ रहे हैं। तो नाउ जो न्यूरो प्लास्टिसिटी है, वी कैन मेक अ मैप ऑफ द मेंटल स्टेट्स, कि कैसे हम, जैसे हम बोल देते हैं कि किसी पंडित ने कहा था कि जीनियस जो होते हैं इज़ द कैपेसिटी टू ट्रीट ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेजिनेशन एज रियल इवन टू मैनिपुलेट दैम एज सच, कि जो अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है कि वो अपनी कल्पना को ही प्राकृत रूप दे देता है। जो बुद्धि है, वो हम उस कल्पना को हम एक्चुअलिटी या रियल लाइफ में हम समझ पा रहे हैं, कि उस इमेजिनेशन को हम रियलिटी बना लेंगे। और ऐसे ही करके हम जब समझते हैं कि कैसे जो डिफरेंस होता है फैंसी और इमेजिनेशन में। फैंसी मीन्स आप एक्सप्रेशन की, हाँ, फैंसी और इमेजिनेशन, कल्पना, और इस फैंसी वर्ड में बहुत डिफरेंस है। जो हम फैंसी की बात करते हैं, कि हम फैंसी की बात करते हैं तो हम अपनी ईगो में उलझ जाते हैं,
कि घमंड रूपी में कि मेरी इमेजिनेशन ये है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो फैंसी टाइप ऑफ थिंग में आता है। जबकि हम कल्पना की बात करते हैं तो वो जो हमारी एलिमेंट्स पार्ट ऑफ द स्पिरिट, जो हमारी आत्म रूपी जो शरीर है उस पे डिपेंड करता है। वहाँ कोई ईगो नहीं होती। वहाँ पे ईगो मोड जहाँ पे होता है वहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस की इमेज से ही हम एक उस नए रूप को भी समझने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ पे कल्पना रूप होता है वहाँ पे हमें पुरानी इमेज से और नई इमेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो काल्पनिक रूप हम जो समझ पा रहे हैं, जो हम आत्म रूप से जागृत होकर उस चीज़ को देख पा रहे हैं, तो वो हमारा इमेजिनेशन है। वही जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखिए मैं बताऊं कि कैसे जब हम ड्रीम या स्वप्न देखते हैं तो हमारी ईगो रिलैक्स हो जाती है। हम तब ईगोइस्टिक नहीं रहते, हम अननोन रहते हैं। हम अननोन रहते हैं और हमारे अपने कॉन्शियस माइंड को परमिशन दे देते हैं कि आप जो देख रहे हो उसको रेयरली देख लो। जो हम देखना चाह रहे हैं वो मे बी वो कैसे स्वप्न हमें आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं तो जो ड्रीम होते हैं वो एक मुख्य रूप से जागृत रहते हैं। जैसे कार्ल जुंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके बारे में द इफेक्ट ऑफ ड्रीमिंग वाइल यू आर इन द ड्रीम द अमाउंट ऑफ नोइंग, जब हम उस नॉलेज को ग्रहण करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, तो वो भी एक इफेक्ट है नॉलेज को गेन करने का। तो इन ईस्टर्न ट्रेडिशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रीम योगा। जब हम निद्रा की बात करते हैं तो एक ऐसी निद्रा जिसमें हम कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्टेट है जिसमें कुछ हमें विजन आ रहे हैं हमारे सामने से, कुछ एक वेकिंग ड्रीम भी बोलते हैं, जब हम कोई म्यूज़िक सुनते सो जाते हैं और कई बार हमें कुछ अलग अलग चीज़ें, कोई किसी को जैसे कोई बर्ड हो गया या किसी को किसी प्लांट की अनुभूति होती है स्वप्न में ही। तो वो निद्रा उस टाइम पे जब हम बोलते हैं कि स्वप्न में है तो यू आर अवेयर कि हम क्या स्वप्न देख रहे हैं, तो उसको हम ड्रीम योगा बोलते हैं। जैसे इन सच अ वे, जैसे फ्रेडरिक अगस्त स्नेक ड्रीम दैट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूसिड ड्रीम। कि वो उन्होंने कुछ वो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने जो स्वप्न है उसमें सांप को देखा, तो वैसे ही करके उन्होंने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो उससे फेमिलियर रूप से उसको समझने की कोशिश की। तो नेक्स्ट स्लाइड, रिसर्च सजेस्ट दैट आवर सेल्फ डेवलपमेंट, कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना शक्ति पर। फिर जो जॉन लीली एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था प्रोग्रामिंग द बायो कंप्यूटर, कि जब हम सो रहे हैं उस टाइम पे भी जो हमारी क्वांटम कॉन्शियसनेस है वो कोलैप्स हो जाती है और एक छोटे से एक स्वप्न के रूप में हम उस सारी कॉन्शियसनेस का जो सार भाग है, जब हम बोलते हैं कि इसका सार भाग क्या है इस पूरी स्टोरी का, तो वो उन्होंने ऐसे ही बताया कि उस पूरी हमारी जो चेतना शक्ति है उसका सार भाग हमारे स्वप्न में आ जाता है। तो मे बी हम जब स्वप्न देख रहे हैं कि कुछ कॉमन प्लेसेस पे हम जा रहे हैं, कुछ कॉमन फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही हैं, कुछ क्रिएटिविटी इल्यूशंस आ रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी की उसकी हर की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, अलग अलग जैसे रेंज होती है कि ये इस रेंज तक हमारे को ग्रहण होगी, वो उस फ्रिक्वेंसी की वेव ग्रहण होगी। तो ऐसे ही कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे कि जैसे एक थॉमस एडिसन ने भी कि एक कंफर्टेबल चेयर विद मेटल बॉल्स इन हिज हैंड, वो बैठे कि उन्होंने दोनों हाथ में मेटल की बॉल थी, द मेटल pan positioned below them on the floor. When the Edison fall asleep, the ball automatically fell into the pan and creating a racket that would wake him up and record his insight of semi-stupor between sleep and waking. कि can a drug have a psychedelic drug have
एनहेंस क्रिएटिविटी मीन्स कि कुछ ऐसी जो हम हेलुसिनेशन ड्रग्स की बात करते हैं, जो ऐसी कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ ऐसी पदार्थ होते हैं जिनके ग्रहण करने से हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं कि हम उस टाइम पे जो कुछ बोल पा रहे हैं वो हम स्वप्न की स्टेट में रहते हैं। हम जागृत अवस्था में भी नहीं होते और निद्रा अवस्था में भी नहीं होते। जब हम स्वप्न अवस्था की बात करते हैं तो ना तो हम पूर्णतः जागृत रहते और पूर्णतः निद्रा अवस्था में भी नहीं रहते, तो वो हमारी स्वप्न अवस्था होती है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट स्टेज की क्रिएटिविटी कहाँ है, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है। वो बहुत हेवन पे भी रिक्वायर्ड है और अर्थ पे भी रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही जो ईगो और नॉन लोकल क्वांटम मॉडलिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें यहीं पे ही हम समझ पा रहे हैं, आज इस सेशन में समझ पा रहे हैं कि कैसे ईगो को दूर करके हम इस जो चेतना शक्ति है इसके आधारभूत को समझ पाएंगे। तो ऐसे ही करके ये पोटेंशियल्स आते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड, वर्किंग विद जुगैनियन आर्किटाइप कार्ल जंग। तो इन्होंने कार्ल जंग ने क्या बोला कि आर्किटाइप जो फीमेल आर्किटाइप इन मैन एंड द फीमेल एक्सपीरियंसेस द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ जुगैनियन एनिमस इज द मेल आर्किटाइप इन द वुमेन। Thanks for our conditioning. Men tend to express their anima, and the women do much the same of animus. So this is a kind of जो हमने सुना था कि जैसे इसका एक बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल है कि जो एक वुमेन थी मीराबाई, वो वृंदावन गई। तो वो वृंदावन जो है वो एक बर्थ प्लेस है श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा का, स्पिरिचुअल जो मक्का बोलते हैं इंडिया का। तो वहाँ पे एक सर्च ऑफ गुरु के रूप में वो ढूंढने गई थी। तो वहाँ पे जो गुरु थे उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि आप एक स्त्री हैं। तो उन्होंने बहुत भावपूर्ण और एक शिष्य होने के भाव से उनको बताया कि आई थॉट दैट जो वृंदावन है, कि उनका ऐसा विचार था कि वृंदावन इज़ एवरीवन इज़ अ वुमेन, द ओनली मैन इज़ कृष्णा। तो उनका एक ये जो हम भेदभाव कर रहे हैं कि वुमेन मैन दे ऑल पोजेस द सेम बॉडी। तो जब हम द गुरु वॉज इम्प्रेस्ड उनके ऐसे रिप्लाई से कि हम अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि वृंदावन में सिर्फ कृष्णा ही, तो ऐसे जब हम इस भाव को समझते हैं कि कैसे जो श्री कृष्ण थे उन्हीं को एक परम दर्जा दिया गया था और सभी उनसे ऐसी स्टेट में थे कि उनसे सबका ही लगाव था, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही जीसस क्रिस्ट भी बोलते हैं कि व्हेन द मेल शैल नॉट बी अ मेल एंड द फीमेल शैल नॉट बी अ फीमेल, देन यू शैल द एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। तब हम स्वर्ग में पहुंचते हैं, जब हम इस विचार को अपने मन से निकाल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम बात करते हैं हीरो और विलन की या हीरो हीरोइन की, तो दैट डज नॉट मीन कि हीरो सिर्फ मेल कैरेक्टर ही प्ले कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी धारणाएं थी जो हम ऐसे समझ पा रहे हैं कि आर्कीटाइप जो हमारी बनावट है, जो वो हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है उससे बहुत दूर है। जब हम बनावट की बात करते हैं, ऐसी ही एक सुंदर वर्णन एक जो मूवी है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, एक गुड डेपिकेशन है ऑफ मॉडर्न हीरो जर्नी, कि वो पेनफुल फिजिकल टच विद हिज एनिमा एंड ही शंस द पोटेंशियलिटी ऑफ पेनफुल फिजिकल, और जो कुछ भी इमोशनल है हर उस टाइप की फीलिंग उसके अंदर थी। एंड वो अल्टीमेटली फॉल इनटू द जॉब फॉल to a female naturally. So these are the few example of the force, the pain they have and recovered the love. तो ऐसे अब हम अपनी जो नेक्स्ट प्रैक्टिसेस है कि इस प्रैक्टिसेस जो नेक्स्ट प्रैक्टिसेस है कि रिमेम्बरिंग योर धर्मा।
इवेंचुअली मैनी ऑफ अस हैज़ फॉरगेटिंग आवर धर्मा, कि हमारा धर्म क्या है। हम धर्म की जब बात करते हैं, जो पॉपुलरली हम बोलते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस हो गई, तो मीनिंग ऑफ लाइफ, जब तक हम अपने धर्म को नहीं जानते तब तक मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं मिलता। तो अब हम इस धर्म को कैसे जान सकते हैं? चाइल्डहुड मेमोरीज दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन द कॉन्शियस रिकॉल, कि हम इस धर्म को जानते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टेज 1 से कि लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन द मैट ऑफ द फ्लोर, एक मैट बिछाइए, उसके ऊपर कंफर्टेबली लेट जाइए, हमारी बॉडी को अवेयरनेस एक्सरसाइजेज हैं वो करिए। तो हम अपने हेड से टो तक जाते हैं और होल बॉडी को हम अवेयरनेस फील करते हैं कि हाँ मेरे को महसूस हो रहा है। तो फिर जब हम जाते हैं तो ऐसे ही करके हमारे एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और मीनिंग ऑफ टोन, जब हम अपनी श्वास से फिर हमारी हृदय की धमनी पर जाते हैं, तो ऐसे करके हम अलग अलग जो हमारी शरीर के जो 7 चक्रास हैं उसको जब हम एक्टिवेट करते हैं, तो वो हमारी एक मेमोरी, रिकॉलिंग मेमोरी की बात कर सकते हैं हम, जो हमें ये याद दिलाती है कि हमारा धर्म क्या है। तो इसमें ही फिर स्टेज 2 आती है, बिगेन विद एन इंटेंशन एक्सरसाइज, कि एक इंटेंशन एक्सरसाइज के इंटेंट ऑफ क्वांटम कॉन्शियसनेस टू वॉक अ चाइल्ड मेमोरी रिकॉल दैट विल रिकवर योर धर्मा। बिकॉज जब हम चाइल्ड स्टेट की बात करते हैं, चाइल्डहुड में हमारी जो मेमोरी होती हैं बिटवीन द एज ऑफ 3 और 8, देन वी हैव दैट फीलिंग कि हम उस टाइम पे ना तो हमारे अंदर कोई तमा भाव होता है, कोई मैनिपुलेशन होती है, कुछ नहीं होता। तब हम हर रूप से उसको ग्रहण हर अपनी इच्छाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो वो सारी मेमोरीज जब रिकॉल होंगी तो हम अपने पाथ ऑफ योर हार्ट, जो हमारा मन है, जिस भाव से जाना चाहते हैं हम उस पे, और हम अपने जो धर्म है, थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है और हैप्पीनेस को हम वहाँ पे ही अचीव करेंगे। तो ओ माइंड, यू हाउ स्लो यू आर टू एक्सपेंड as far as our consciousness reaches remains barrier to unconsciousness. O mind, break open your furnace and expand, cultivate until the infantile fertile. Your field is lash with the creativity, means your जो तुम्हारा मन है वहीं पर ही सारी क्रिएटिविटी है, सारी ही जो नई रूपों को समझने सीखने की जो क्षमता है, वो सब कुछ तुम्हारे मन के अंदर ही है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेंशन से शुरू होकर कि अपने भाव क्या थे और हमारे धर्म तक, उसके साथ साथ उसमें बीच में हमारी जो ध्यान है, समाधि है, धारणा है, उनको सबको एक एक करके जो हमने समझा है वही हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस सिर्फ इसी को समझाने के लिए थी। आई होप आप सबको समझ आई होंगी। तो अब पिरामिड के बारे में कुछ जानने के लिए मैं ख्याति मैम को बुलाना चाहूँगी। मैम प्लीज़। धन्यवाद मोनिका। क्वांटम क्रिएटिविटी की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको इतना अच्छे से बताने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे, और हम तो वो कर ही रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे जो तीसरा पहलू है पिरामिड का, उसके बारे में। पिरामिड क्या है? हम इतने समय से भी बात कर रहे हैं कि पिरामिड क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं, उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पिरामिड एक क्वांटम मशीन है। तो पायरा और मिड इन 2 शब्दों से बना है, लेकिन पायरा का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊर्जा, और मिड मतलब बीच में, इसके बिल्कुल मध्य में ऊर्जा हो, वो ही पिरामिड है। और ऐसी ऊर्जा जो सारी ब्रह्मांड से आके उसके अंदर निहित हुई है। ये एक क्वाड्रिलेटरल बेस, यानी जो चौकोर बेस
इसका आधार है और ऐसा ये स्ट्रक्चर है जिसके साइड्स जो हैं वो त्रिकोणीय है और वो बिल्कुल ऊपर एक जगह पे जाके, जिसको एपेक्स कहते हैं, उस कोण पे जाके वो मिलता है। और ये जो पिरामिड है, पूरा स्टोर हाउस है एनर्जी का, इसमें ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। तो ये जो एपेक्स होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा ऊर्जा, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा इस एपेक्स से पिरामिड लेता है और फिर वो अंदर उसका संचालित करता है। इतनी ऊर्जा होती है सारे ब्रह्मांड में कि वो उन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर लेके आता है, उसको सकारात्मकता में और ज्यादा अच्छे से वो इकट्ठा करता है और फिर वो आगे पूरी दुनिया को दोबारा भेजता है। तो एक पूरा फ्लो है, एक पूरी चेन है। तो ओरिएंटेशन यानी ये होता कैसे है, ये जो पिरामिड है ये किस तरीके से सारी ऊर्जा को ऐसे ले लेता है अंदर। कोई और स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है, कोई और आकार भी तो हो सकता है जिसकी वजह से वो चीज ली जा सकती है, वो ऊर्जा ली जा सकती है। नहीं, क्यों? क्योंकि इस पिरामिड का जो गोल्डन एंगल यानी स्वर्णिम कोण है वो है 91 डिग्री 92 मिनट। ये जो 91 डिग्री 92 मिनट का कोण है, ये धरती के लिए यानी इस धरती के लिए स्टैंडर्ड है, एक पर्टिकुलर है। हर अलग अलग ग्रह है, हर अलग ग्रह के अलग अलग तरीके के पिरामिड हैं, उनकी पूरे जो ब्रह्मांड में जो जगह है उसके अनुसार। तो ये जो कोण होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये जो एंगल स्वर्णिम कोण है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी भी घर में पिरामिड बनवाए तो इस एंगल का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए। तो ये क्या है, लेकिन ये जो चीज है ये आप अगर आप पिरामिड को ऊपर से देखें तो इसकी 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स हैं, तो ये जो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लेकिन ये जो चारों साइड्स है ना, ये हर साइड, पिरामिड की हर साइड किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। जैसे जो उत्तर दिशा है वो बताती है, वो रिप्रेजेंट करती है उष्णता, और दक्षिण दिशा शीतता को, पूर्व की दिशा रोशनी को, और पश्चिम की दिशा अंधेरे को। अब आप बोलेंगे ये क्यों? आपने तो कहा कि पिरामिड बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो ये तो फिर गलत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है समत्वता, हार्मनी, बैलेंस। जब तक समत्व नहीं होगा तब तक एक सही तरीके की जिंदगी कोई नहीं जी सकता। जो हम आत्मिक विकास की बात करते हैं वो नहीं हो सकता। हमारी खुद की जिंदगी में, हमारे आसपास के लोगों के साथ, और पूरे ब्रह्मांड में ये समत्वता बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्जते। तो अगर उष्णता नहीं होगी तो शीतलता का क्या फायदा? अगर सिर्फ उष्णता ही रही, अगर सिर्फ उष्णता रही तो आप क्या करेंगे? क्या आप जल के राख नहीं हो जाएंगे? तो उसी के लिए तो शीतता है। लेकिन अगर ज्यादा शीत हो जाता है तो भी तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा ठंडी हो जाती है तब भी दिक्कत है। और लाइट और डार्क यानी रोशनी और अंधेरा, अगर रोशनी ही रोशनी रहेगी, अंधेरा कभी होएगा ही नहीं, तो क्या होगा? अब आप बोलोगे इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या आपके शरीर को आराम मिल पाएगा? क्या आप रोशनी में इतनी ज्यादा देर तक रह पाएंगे? नहीं होता। इसीलिए अंधेरे को लाना जरूरी था। और इन दोनों, इन सब का बैलेंस, समत्वता बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर ये समत्वता नहीं होगी तो धरती का विनाश हो जाएगा। इसीलिए जो पिरामिड है वो ये रिप्रेजेंट करता है, इस समत्वता को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इससे बाद हम बात करते हैं शाही कक्ष के बारे में, यानी किंग्स चैम्बर। किंग्स चैम्बर, जैसे हम जानते हैं कि जो पिरामिड है इसके जो मध्य में, बिल्कुल मध्य में, यानी जो आधार होता है उसकी 1/3 हाइट के ऊपर ये किंग्स चैम्बर होता है। अब ये जो किंग्स चैम्बर या शाही कक्ष है, इसको क्यों कहते हैं? इसे
क्योंकि जो गीज़ा के पिरामिड्स हैं, उनमें जो उनके राजाओं को रखा जाता था, वो उसी जगह पे रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उसी जगह पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है। एपेक्स से आती है और यहीं पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है। इसीलिए उसको शाही कक्ष कहा जाता है और वहीं पे उनको उनके राजाओं को रखा जाता था। तो जब हम भी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं पिरामिड ट्रैप डाल के, तो जो जिस जगह पे इस जगह पे जब हम ट्रैप डालते हैं तो जो स्पेस होता है वो शाही कक्ष का ही काम करता है, ताकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वहाँ पे आके एकत्रित हो। और वहाँ पे ध्यान करने का मतलब ये हुआ, जब आप वहाँ ध्यान करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी बात, हमने पिरामिड के डेफिनेशन जो पढ़ी थी, परिभाषा जो पढ़ी थी कि 2 शब्दों से बना है, पायरा और मिड, मध्य में ऊर्जा। तो उसका एक कारण ये भी है कि उस मध्य वाली जगह पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए उसे पिरामिड कहा गया है। तो ये जो पिरामिड वैली में जो पिरामिड है, उसका ही एक फोटोग्राफ है। और ये जो है यहाँ पे सब मेडिटेशन करते हैं इधर, और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है साइंटिफिक रिसर्च ऑन पिरामिड, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान जो पिरामिड पे है। हम कई एपिसोड से इन्हीं को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम जो बात कर रहे हैं पिरामिड जगत की, क्या पिरामिड के ऊपर कोई ऐसा अनुसंधान हुआ है जो ये प्रूव करता है कि वो सच में कारगर है। तो ऐसे बहुत से अनुसंधान हुए हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में डॉक्टर पैट्रिक फ्लैंगन की जो बुक है, किताब है द पिरामिड पावर, उसके अंदर उनके जो खुद के किए हुए अनुसंधान थे, उनको जाना और उनको समझा। और अब हम बात करेंगे रिसर्चेस जो कि रशियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने करी थी। रशियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने बहुत सारी पिरामिड के ऊपर रिसर्चेस करी है। अब वो करी कैसे? यूक्रेन के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर गोलोव है, वो काम करते हैं पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी पे। और वो कब से कर रहे हैं? 1990 से। और उन्होंने 20 पिरामिड्स का निर्माण कराया है, 44 फीट हाइट का या बहुत सारे अलग अलग हाइट्स के भी। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग अनुसंधान उस पिरामिड्स के जरिए करे हैं। और वो जो अनुसंधान उन्होंने किए हैं, रशियन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने उसको सपोर्ट किया है, उसको बोला है कि हाँ, ये जो रिसर्चेस हुई है ये सही है। तो जो पिरामिड रिसर्च का 10 साल हो गए हैं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं पिरामिड रिसर्च को करते हुए। तो जो रिसर्च है वो 20 से भी ज़्यादा पिरामिड्स के थ्रू की गई थी, जो कि 20 से भी ज़्यादा पिरामिड्स को बनाया गया था 8 अलग अलग जगहों पे। रशिया और यूक्रेन में 8 अलग अलग जगहों पे उन पिरामिड्स को बनाया गया, अलग अलग हाइट के थे वो। और जहाँ पे भी वो पिरामिड बनाया गया था, वहाँ पे कुछ जो भी आसपास का एरिया था, ये सब कुछ उसको रिकॉर्ड भी किया गया था। तो ये जो पिरामिड थे वो फाइबर ग्लास से बने थे। और जो सबसे ज्यादा बड़ा पिरामिड था वो 144 फीट हाइट का था, यानी 44 मीटर की ऊंचाई का था। और उसका वजन 55 टन था, 55 टन था। और उसकी जो लागत थी वो $1 मिलियन थी, बनने की लागत। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए इन पिरामिड्स को लेके। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ही करे, अलग अलग सब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए गए, जैसे मेडिसिन, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिजिक्स और बहुत सारे अलग एरियाज, उन सब ने अपनी अपनी रिसर्च उन पे करी। इस अनुसंधान के बारे में, इस कार्य के बारे में ज्यादा सबसे अच्छी चीज ये निकल के आई कि एक तो ये सबसे बहुत ज्यादा रशिया और यूक्रेन के जो टॉप साइंटिस्ट थे उन्होंने किए थे। दूसरी बात ये, इसको साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट्स किया गया था। इनमें जो
बदलाव आया, जो असर दिखा, उसको साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया गया कि ये प्रभाव इन पिरामिड्स की वजह से आ रहा है। तो अलेक्जेंडर गोलोड ने ये चीज इसलिए करी, रशियन गवर्नमेंट को उन्होंने मनाया ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे, उनका मानना है कि जो पिरामिड है वो पूरी दुनिया को, ह्यूमन मैनकाइंड को, इंसानों को बहुत और के लिए बेनिफिट है, और बेनिफिट देगा, यानी उनको फायदा देगा, और पूरे वर्ल्ड को, यानी इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं, पेड़ पौधों को, हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी प्रकृति को भी ये और ज्यादा बेनिफिट देगा, ये फायदा देता ही है। कुछ फोटोज जो उन्होंने पिरामिड्स बनाए थे उसकी यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। वो है ये जो 144 फीट हाइट का, यानी 44 मीटर का जो पिरामिड है, उसकी फोटोज है ये वाली, और ये उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे दिखता है वो अंदर से। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिरामिड्स उन्होंने बनाए थे। तो ये भी कुछ पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप और साइज के। 11 फीट का भी था, 11 मीटर का भी था, 22 मीटर का भी है, और भी अलग अलग तरीके से अलग अलग मटेरियल से भी बनाए हुए पिरामिड थे। तो अब बात कर लेते हैं उनके जो अनुसंधान थे, उसमें जो रिसर्चेस आई थी। तो क्या था? इम्यून सिस्टम, जो यानी हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, या जो हमारा इम्यून रोग प्रतिरोधक का जो पूरा हमारा बॉडी में सिस्टम होता है, वो बढ़ गया था लोगों में। जिन्होंने भी पिरामिड को इस्तेमाल किया, जो लोग पिरामिड के एक्सपोजर में आए, उनको ये उनका अनुभव ऐसा ही था। जो रिसर्च करी गई थी, तो उन्होंने देखा कि जो ल्यूकोसाइट नामक एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, वो उनके शरीर में, उनके रक्त में बढ़ गया। ये जो श्वेत कोशिका होती है वो बढ़ गई। तो ये श्वेत कोशिका हमारे इम्यून सिस्टम से, रोग प्रतिरोधक जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, उससे रिलेट करती है। किसी भी जर्म से या कोई भी विषाणु कीटाणु से लड़ने में ये कारगर होते हैं। इसी के साथ उन्होंने देखा कि जो टिश्यूज हैं, यानी हमारे जो ये जो कोशिकाएं और सब कुछ होती हैं, ये भी बढ़ने लगा। इनका रीजेनरेशन, यानी दोबारा और ज्यादा अच्छे से हीलिंग होने लगी। मतलब अगर किसी को कट लग गया तो बहुत जल्दी हील होना शुरू हो गया था, यानी घाव जल्दी भरना शुरू हो गया। एग्रीकल्चरल सीड्स प्लेस्ड इन पिरामिड, अगर ये बात हम यहाँ भी करते हैं, क्वांटम किचन के सीड श्रृंखला में भी हमने की थी, कि अगर हम सीड्स को, जो हमने जिनको पैदा करना है, फसल बोनी है, उनको अगर 1 से 5 दिन तक के लिए पिरामिड के अंदर रख देते हैं, तो 30 से 100% पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और ये चीजें हुई है। यहाँ ये वाले एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ पे भी किए गए हैं। अगर हम पिरामिड वैली की भी बात करें, तो वहां भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। रशियन मिलिट्री रेडार जो था, उसको एक ऊर्जा का जो एक कह सकते हो एक कॉलम था, वो दिखा। उन्होंने वो चीज, उस रडार ने वो कैप्चर किया कि बहुत सारी ऊर्जा ऊपर जा रही है आसमान में। कहाँ से? वहां पे एक लेक थी जहाँ पे वो पिरामिड बनाया गया था 22 मीटर का। उस जगह से बहुत सारी ऊर्जा ऊपर जा रही है, जैसे मैंने पहली स्लाइड्स में भी दिखाया है कि इस तरीके से ऊर्जा ऐसे जाती है। और कई महीने बाद, क्या जब ये पिरामिड बन चुका था, उसके कई महीने बाद ये देखा गया कि ओजोन लेयर जो थी रशिया के ऊपर वाली जगह पे, वो इम्प्रूव हो गई थी, वो ठीक हो गई थी। तो इसका मतलब हमारी प्रकृति पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो समत्वता लाने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। और एरियाज नियर पिरामिड, जो जहां जहां पे पिरामिड्स बनाए गए थे,
वहाँ पे बहुत ही जो भूकंप हो गया वो कम हो गए। भूकंप के झटके, बहुत बड़ा भूकंप आने की जगह हल्के झटके आने लगे इतना। और दूसरी बात ये कि जो मौसम था वहाँ का वो भी सही सही प्लेजेंट रहता था, अच्छा रहता था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता था, बहुत तूफान आंधी तूफान बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। तो यानी हमारे प्रकृति को भी ये समत्वता में लेके आ ही रहा है। हमें इसीलिए इनका इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। पिरामिड कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट इन एन ऑयल फील्ड, यानी सदर्न रशिया में यानी दक्षिणी रशिया में एक पिरामिड का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। बहुत सारे पिरामिड्स वहाँ पे बनाए गए थे और वहाँ पे एक तेल की खान थी, उधर बनाए गए थे। तो हुआ क्या, पिरामिड का तेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो ये था कि जो ऑयल था यानी जो तेल था वो हल्का हो गया। और हल्का होने के कितना हल्का हो गया, 30% तक हल्का हो गया। और उसकी वजह से जो क्या कहते हैं, तेल की जो कुएं थे उसमें से तेल की ज्यादा यील्ड होने लगी, वो ज्यादा निकलने लगा। जब तेल हल्का हो गया तो तेल का जो यील्ड था वो भी बढ़ गया। और ये रिजल्ट्स जो थे वो कंफर्म किए थे मॉस्को अकेडमी ऑफ ऑयल एंड गैस ने। यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो डिपार्टमेंट था ऑयल एंड गैस का, उन्होंने ये चीज कंफर्म की कि ये बदलाव आया है पिरामिड का। उस तेल की खान में जब लगाया पिरामिड को, तब ये डिफरेंस निकल के आया। New ones were given solutions that had been placed in the pyramid and their health indexes increased greatly. अब जो नवजात शिशु थे, ये भी रिसर्च हुई थी कि 20 से 22 नवजात शिशुओं को, जिनको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे, उनको पिरामिड से चार्ज सोल्यूशन दिए गए। और ना सिर्फ वो सरवाइव किया, ना ही सिर्फ वो बचे, बल्कि उनकी जो सेहत थी वो और ज्यादा अच्छी हो गई। तो हुआ ना ये हमारे सब पे बहुत ही एक अच्छा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, हमारे प्रकृति के ऊपर, हमारे पौधों के ऊपर और पानी के ऊपर भी। एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 5000 के अराउंड लोगों पे। कहाँ पे, जेलों में, रशिया की जेलों में 5000 लोगों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि उन्होंने कुछ ही महीनों में जो वहाँ पे जो लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने क्राइम करना छोड़ दिया और बिल्कुल ही खत्म हो गया कई जगहों पे तो। और उनके बिहेवियर में ही एक बदलाव आना शुरू हो गया। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? दिस वॉज एट्रीब्यूटेड। अब ये हुआ कैसे? सॉल्ट और पेपर यानी नमक और काली मिर्च, उनके खाने में नमक और काली मिर्च जो डाला जाता था वो कैसा था, उसको पिरामिड से पहले चार्ज किया जाता था। और जब ऐसा किया जाता था और उसके बाद उनके खाने में उनको दिया जाता था, तो कई महीने जब उन्होंने वो पिरामिड से चार्ज नमक और काली मिर्च वाला खाना खाया, तो उसका उनके मन पे ये इफेक्ट आया। तो अगर पिरामिड से चार्ज किया गया है, यानी किचन के अंदर पिरामिड रखा गया था, और जब रखा गया था तो सिर्फ वही नहीं, आसपास के जितने लोग थे उनका भी मानसिक परिवर्तन हुआ। मानसिक जो दोष थे वो थोड़े वो हो गए, काफी परिवर्तन आया उनके व्यवहार में भी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक चेंज, एक बदलाव आया हर किसी में। तो इतने सारे जेलों के जो वो थे, कैदी थे, उनको इतना चेंज उनके अंदर आ गया सिर्फ पिरामिड की वजह से। जो दवाइयाँ होती हैं,
हम मानते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी वो पिरामिड की पावर कम कर देती है और उन दवाइयों की जो एफ़िशिएंसी है, यानी काम करने की क्षमता जो है, वो बढ़ा देती है। जो हमारा सेलुलर कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है, यानी विषाणु है, कीटाणु है, कुछ भी है, पिरामिड जो है वो उनके बल को कम कर देते हैं, जिससे कि वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इनका भी शोध किया गया था और हम आजकल हर जगह रेडिएशंस चल रही हैं, अलग-अलग तरह की रेडिएशंस में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आता है। तो उन रेडियो एक्टिव वेस्ट को पिरामिड के अंदर रखा गया और हुआ क्या कि उनकी जो इतनी ज़्यादा रेडिएशन थी, इतनी रेडियो एक्टिविटी थी, वो कम हो गई। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हुई ना। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको भी उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देता है। हर जगह पे वो काम करता है। तो कितने सारे कितनी सारी जगह है जहाँ हम पिरामिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक घर के अंदर अपने जो घर बनाते हैं उसके ऊपर भी एक पिरामिड लगा सकते हैं, बना सकते हैं। अपने घर में पिरामिड कैप बाँध के बैठ सकते हैं, पढ़ते समय कैप लगा सकते हैं, ध्यान करते समय कैप लगा सकते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें वो निकल जाएँगी और हमारा बिहेवियर भी एक सात्विकता की तरफ जाने लगेगा। तो आज का ये जो सेशन है मैं यहीं समाप्त करूँगी। अत्रि जी का ये एक मैसेज देके कि जजमेंट और एक्सप्लेनेशन वो हमारी जो प्राण शक्ति है उसको ख़त्म कर देता है। हम जब किसी को जज करते हैं कि नहीं और फिर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या क्या था, तो इससे हमारी जो प्राण शक्ति है वो कम हो जाती है। हमारे दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं। इसीलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना है। तो आज का ये सेशन पिरामिड के ऊपर मैं यहीं समाप्त करूँगी और समय हो गया है हमारा कि अब इस क्वांटम लाइफ के 11वें एपिसोड को समाप्त किया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमें बताइएगा कि आपको क्या इस क्वांटम लाइफ सीरीज से कितना बेनिफिट हो रहा है या क्या आपको नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तब तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।